नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। पॉलिटी का मैं अभी तक 6 वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ। 1, 2, 3 के एमसीक्यू भी अपलोड हो चुके थे। आज वीडियो 4, 5 और 6 के एमसीक्यू हम लोग करेंगे, जिसमें पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मूल अधिकार, डीपीएसपी और केंद्र की जो कार्यपालिका है जिसमें हम लोगों ने संसद तक पढ़ लिया है, उसको हम लोग आज एमसीक्यू करके कंप्लीट कर लेंगे। ये 6 टॉपिक मैं अपनी तरफ से 100% कंप्लीट कर दूंगा आज, क्योंकि इसके एमसीक्यू भी जब हम लोग कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक सभी हिस्सों से कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने एमसीक्यू करवाया है और उसको जेन्युइन तरीके से आपने फॉलो किया होगा, इससे बाहर सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं बनती है इन टॉपिकों से। आज के वीडियो में जो लास्ट के 20 सवाल होंगे वो अच्छे और टफ़ लेवल के सवाल होंगे। उसमें आपकी वास्तविक पॉलिटी का जांच हो जाएगा किस हद तक आपने पढ़ा है। और शुरू करते हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज का है, 15 जून से शुरू हो रहा है। आज तो 12 जून हो ही गया है। अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी में रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। जुड़िएगा। 25 टेस्ट हैं, शानदार टेस्ट होंगे, जिसमें फुल लेंथ के भी काफ़ी सारे टेस्ट रखे गए हैं। और लास्ट के जो 4 टेस्ट हैं वो करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। तो जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। वीडियो बाइलिंगुअल होगा, सवाल भी बाइलिंगुअल होगा। पिछली बार जब हिस्ट्री का एमसीक्यू मैंने करवाया था तो मैंने प्रयास किया कि हिंदी में ही करवाया जाए, इंग्लिश की वर्ड के साथ में, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आया था, इसलिए अब हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग ही रहेगा। पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी, सभी सवालों में। शुरुआत के कुछ सवाल आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में वर्णित है? सभी भाग आपको याद होने चाहिए। जैसे एट रैंडम मैंने कल पढ़ाया भारत का संविधान का संशोधन। मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है? अगर आपको मालूम हो, बिना गूगल किए आप बता सकते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसीज होते हैं उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 12 से 35 तक में मूल अधिकार की चर्चा है। 12 में राज्य की परिभाषा है भाग 3 के लिए। उसी प्रकार से आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है भाग 4 के लिए। मूल अधिकार की प्रकृति क्या है? ये नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है, टेम्परेरी है, एब्सोल्यूट है। क्या है ये? तो ये न्याय संगत है। आप इसके हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट जारी करने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ये पूछा गया है। क्या आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इमरजेंसी बाहरी कारणों से लगाया गया है, बाहरी कारणों से लगाया गया है, तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 19 आंतरिक अशांति के कारण से इमरजेंसी लगाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस समय अपने आप निलंबित नहीं होगा। राष्ट्रपति जी को आदेश जारी करके इसको निलंबित करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 2 ऐसे आर्टिकल होते हैं, 2 ऐसे मूल अधिकार हैं जो निलंबित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है, केवल भारत के नागरिकों के लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। बाकी नागरिक और निवासी दोनों के लिए वैध होते हैं। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 में बताया गया है, आर्टिकल 19 से बताया गया है, और ये भारत के नागरिकों के लिए केवल उपलब्ध है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है और ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? छठे सवाल का आप आंसर यहाँ से देख करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 के आधार पर। 15 में ये लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर में कभी भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन युक्त विभेद किया जा सकता है। जैसे महिला आरक्षण जैसी चीज़ें जो हैं वो भी बताया जाता है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद वर्णित है? अनुच्छेद 16 में है कि अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन राज्य के पास में ये अधिकार होगा कि वो लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ स्तर पर विभेद भी कर सकती है। जैसे आरक्षण जैसे प्रावधान जो है वो यहीं से उपजते हैं, आर्टिकल 16 से ही उपजते हैं वो।
अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत है? ये यूपीएससी प्रीटी का सवाल है, यूपीएससी प्रीलिम में भी पूछा गया है। तो आर्टिकल 17 के तहत में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बातचीत की गई है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता नहीं होगी, देश में किसी भी स्तर पर में नहीं होगी। अगर आपके ऊपर में अस्पृश्यता संबंधी केस लग जाते हैं, जो 1956 का केस है, 1956 का एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि भाई नागरिकों कल्याण के लिए एक्ट बनाया गया अस्पृश्यता विरोधी, अगर आपके ऊपर में वो लग जाता है तो आप सांसद, विधायक या कोई भी अधिकारी का पद धारण करने के योग्य नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में वर्णित है। अगर आपने वीडियो बिना देखे ये एमसीक्यू लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस समय मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो आर्टिकल हैं आज आपको लगते हैं कि क्या है, उपाधियों का अंत का क्या मतलब है, लेकिन गुलाम भारत में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब मैंने लेक्चर के दौरान बताया हुआ है कि इस आर्टिकल का क्या महत्व है, किस प्रकार समाज में समानता क्रिएट करता है। ये आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन बनाने की, आवागमन का, निवास का और पेशा और व्यवसाय की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के तहत पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की अवधारणा है, उसका संविधान में कहीं पर ही वर्णन नहीं है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, उसी के तहत में ये भी आता है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता जो है वो इसी के तहत में निहित है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध लागू हो सकता है? तो जैसे मानहानि जैसे प्रतिबंध लागू हो सकता है। आप किसी के मान मर्यादा का हनन करने के लिए वाक या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये कहा जा रहा है किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा कर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मानहानि, उकसावा या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 20 कितने प्रकार से संरक्षण शामिल है? इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के संरक्षण को शामिल किया गया है। पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण, यानी कि अगर कोई कानून नहीं है और आपने कोई क्राइम किया है तो आपको सज़ा नहीं मिल सकता है। और आपराधिक कानूनों के लिए पास्ट में जाकर के, पूर्व में जाकर के, पहले के डेट से जाकर के आपराधिक कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। किसी एक का सज़ा के लिए, किसी एक जुर्म के लिए दोहरी सज़ा नहीं दिया जाएगा, इससे भी संरक्षण की बात की गई है। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए भी आपको विवश नहीं किया जा सकता है, इससे भी संरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। शायद ही आपको पहले कभी गौर से पढ़ा होगा आपने। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामला किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 21 से संबंधित है। मेनका गांधी मामले में पासपोर्ट जब्ती के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया है। नींद से डिस्टर्ब करना, पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब भी आर्टिकल 21 के तहत शामिल हैं। जीवन का अधिकार है। इसमें बहुत सारे प्रावधान समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पश्चात से शामिल किए गए हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A में किया गया है। आर्टिकल 21A में किया गया है। आर्टिकल 21A में किया गया है। निवारक नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि निवारक नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान किया गया है। बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध किस संविधान के आर्टिकल के द्वारा है? तो आर्टिकल 23 के द्वारा। ये सभी मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में भी आर्टिकल पूछे जाते हैं। सीधा सीधा सा आपसे पूछ लेगा कि बंधुआ मजदूरी और प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत में? आर्टिकल 21, 22, 23 या 24। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, इसलिए आपको आसान लग रहा है। यही सवाल अगर सेम टू सेम पीटी एग्जामिनेशन में आ जाए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत मार करके आएंगे। आर्टिकल 23 के तहत में संरक्षण दिया गया है, कृपया इसको ध्यान रखें। इसके तहत बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला और कई सारे एक्ट भी इसके तहत बनाए गए हैं, जिसमें यह है कि आप ज़बरदस्ती किसी से बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब होता है कि किसी को विवशता के साथ मजदूरी करवाना और मजदूरी उसको प्रदान भी नहीं करना, कोई राशि भी नहीं देना। बच्चों के खतरनाक रोजगार में कार्यों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? बिना आंसर देखे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें मुश्किलें पड़ जाएंगे। आर्टिकल 24 के तहत वर्णित किया गया है। मूल अधिकार है। मूल अधिकार में आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जस्टिसिएबल है या नहीं ये भी पूछा जाता है। सारे मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 25 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में वर्णित किया गया है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, अब यहाँ से उसके सवाल होंगे। पहले 18-19 सवाल डीपीएसपी के हैं, उसके बाद से पहले मूल अधिकार के हैं, फिर डीपीएसपी के हैं, फिर हम लोग राज्य की, केंद्र की कार्यपालिका की तरफ में बढ़ेंगे। क्या सवाल है? डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है। संविधान किस भाग में वर्णित है? सबसे पहला सवाल यही, भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 के क में कहा क्या है? तो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बातचीत की गई है इसमें। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए पंचायत किस भाग में है,
नगर पालिका किस भाग में है, इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, अगर आपको याद हो तो कृपया बताइएगा। भाग वगैरह याद रखें। देखिए आसान वाले जो हैं वो तो याद रहते ही हैं कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये तो याद रहते ही हैं। जैसे इंपॉर्टेंट उपबंध जो है, जैसे इमरजेंसी का प्रावधान है वो किस भाग में वर्णित है, संविधान संशोधन है वो किस भाग में वर्णित है। इस प्रकार के सवालों को भी तैयार रखें। प्रैक्टिस जब आप करेंगे घटना चक्र से इसका, तो उसमें भी आपको मिल जाते हैं। मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा उन सभी के भाग भी मैं याद करवा दूंगा। प्रीलिम एग्जाम में आसान सवाल गलत नहीं होने चाहिए पॉलिटी के। डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा देश का संविधान माना जाता है, तो आयरलैंड का संविधान माना जाता है। डीपीएसपी क्या है ये मैंने बहुत सुंदर तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, कृपया करके ध्यान में रखें उसको। आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 सेम ही है। आर्टिकल 12 में भाग 3 के लिए परिभाषा बताया गया है और आर्टिकल 36 में भाग 4 के लिए परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो कृपया करके इसको ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये डीपीएसपी की प्रकृति क्या है, क्या ये जस्टिसिएबल है, क्या ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्या है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका उल्लंघन या सरकार अगर इसको लागू नहीं करती है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 226 के तहत में केंद्र राज्य सरकारों हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसी प्रकार से आप इसमें नहीं जा सकते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामूहिक कल्याण है, जबकि मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत कल्याण की अवधारणा पर निहित है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की अवधारणा पर निहित है, वहीं पर डीपीएसपी कलेक्टिव वेलफेयर की बात करता है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का जन्म ही डीपीएसपी से होता है। सामाजिक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसी से वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का जन्म होता है। कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत है वो यहीं से जन्म लेता है, कृपया इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को बढ़ावा देने और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो डीपीएसपी के द्वारा ही सत्यापित होती है। ये सवाल पूछा गया, इसीलिए इतनी बार मैंने रिपीट किया है। डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर में है, तो भारत की सरकार के ऊपर में होता है, सरकार के ऊपर में होता है। लेकिन सरकार इसको लागू करे या नहीं करे ये उसकी मर्जी पर भी होता है। इसके लिए उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी संसद के किसी भी न्यायपालिका के द्वारा। जनता जरूर क्वेश्चन कर सकती है इलेक्शन में, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। डीपीएसपी और मूल अधिकार में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा मूल अधिकार और इसमें अंतर वही है कि मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित है, वहीं डीपीएसपी जो है ये सामूहिक स्वतंत्र, सामूहिक कलेक्टिव रूप से वेलफेयर की बात करता है। वहीं पर मूल अधिकार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित माना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित है, डीपीएसपी सामूहिक कल्याण पर है। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, न्याय संगत है, जबकि डीपीएसपी जो है ये सामूहिक कल्याण पर जोर देता है और गैर न्याय संगत रखा गया है इसको। डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण था भारत को कल्याणकारी राज्य बना। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी प्रीलिम का सवाल है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है बंधुओं, डीपीएसपी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, कितने प्रकार की विचारधारा मुख्य रूप से डीपीएसपी में शामिल है, तो 3 प्रकार की मानी जाती है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत माना जाता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के दायरे को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 36 में डीपीएसपी के दायरे को परिभाषित किया गया है, किस हद तक किसका कार्य होगा, कौन राज्य होगा, इसके लिए वो सभी को परिभाषित इसी में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी की गैर न्याय संगत प्रकृति को स्पष्ट करता है, ये करता है आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये गैर न्याय संगत होगा, नॉन जस्टिसिएबल होगा, इसको लेकर के बाध्यता नहीं होगी सरकार के ऊपर में और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 किसका प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 38 में बात की गई है। कौन सी योजना आर्टिकल 38 को लागू करती है, तो इसमें से उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला योजना वो इसकी बात करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना आर्टिकल 38 के तहत में सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना माना जाता है। वैसे अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो बी और सी दोनों ही होगा, बी और सी दोनों ही होगा, क्योंकि मनरेगा के तहत भी सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की बातचीत की जाती है। बी और सी दोनों ही होगा, इसका बी और सी दोनों ही सबसे सही आंसर, सबसे सटीक आंसर वही होगा। अगला सवाल, अनुच्छेद 39 किसके बारे में है, 39 किसके बारे में है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि 39 को लेकर के भारत में जब 2024 में इलेक्शन हो रहा था उस समय कौन कौन से विवाद उत्पन्न हुए थे।
ये जो आर्टिकल 39 है गुरु, ये किसके बारे में बातचीत करता है? तो इसमें बातचीत की गई आर्थिक समानता और संसाधनों के वितरण की बात की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। जब मैंने आपको ये भी समझाया था कि 39BC, आर्टिकल 39BC एकमात्र आर्टिकल है जहाँ पर DPSP को वरीयता अधिक दी जाती है। किससे? तो फंडामेंटल राइट्स अधिक वरीयता दी जाती है, एकमात्र आर्टिकल है, वरना सभी जगहों पर फंडामेंटल राइट को अधिक वरीयता दी जाती है DPSP के आधार पर। मैंने आपको ये भी समझाया था कि सामाजिक कल्याण के लिए, पब्लिक कल्याण के लिए संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 39 के तहत निम्न से कौन सा उपखंड नहीं है? तो इसमें से समान नागरिक संहिता की बात इसमें नहीं की गई है, बाकी पर्याप्त जीविका का अधिकार भी है, धन के संकेंद्रण को रोकना भी है और समान काम के लिए समान वेतन की भी बात आर्टिकल 39 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना किस अनुच्छेद को लागू करती है? दरअसल में तो 39 को लागू करती है, 39 को लागू करती है, 39 को लागू करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ये भी आर्टिकल 39E और F के तहत में श्रमिक और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो आयुष्मान भारत को अगर सटीकता के साथ देखेंगे तो आर्टिकल 39E और F में उसकी चर्चा की गई है, उसी के तहत में सरकार ये काम कर रही है। मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 39A में किया गया। इंदिरा गांधी के समय में इसको लागू किया गया फोर्सफुली। SC ST वर्ग, महिला, बच्चे और वृद्ध वर्गों को कहीं कहीं पर किसी किसी राज्य में ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 40 में किया गया है। और पंचायत बहुत पहले से थे, मैंने आपको ये भी समझाया था। 73rd और 74th जो संशोधन है, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, वरना पंचायत तो आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से ही है, भारत में है, क्योंकि 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर से। ओके, 73वां संशोधन किस अनुच्छेद को लागू करता है? तो आर्टिकल 40 को लागू करता है, क्योंकि इसमें पंचायती राज की बात की गई और ये गांधीवादी सिद्धांत है और इसी को 73 संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। काम, शिक्षा, साधनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 41 से वर्णित है। आर्टिकल 41 से वर्णित है, 41 में वर्णित है, आर्टिकल 41 से वर्णित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस अनुच्छेद से संबंधित है? सामाजिक सहायता कार्यक्रम आर्टिकल 41 से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, यहाँ से थोड़े से कठिन सवाल होंगे, यहाँ से लेकर के 59 नंबर तक जो लास्ट के 20 सवाल होंगे वो थोड़ा सा स्तर उनका ऊपर होगा। कोशिश कीजिएगा कि हल करें, बिना आंसर देखे, बिना हेल्प लिए हल करें। एक बच्चे ने कमेंट किया था इसका आंसर हटा दीजिए, फिर मुझे भी दिक्कत हो जाती वीडियो बनाने में, और उसके साथ साथ फिर जब मैं PDF देता हूं तो फिर बताते हैं कि आंसर के साथ वाला PDF दीजिए। इसलिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आंसर उसके नीचे ही लिखा हुआ है, ताकि आप रिवीजन करते समय आसानी से रिवीजन कर लें। टेस्ट सीरीज में तो अलग अलग आपको मिलता ही है। देखिए क्या है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कब सबसे अधिक संभावित है? इन 4 में से एक ऑप्शन को चुनिएगा। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधेयक स्वीकृत करते समय उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, धन विधेयक को स्वीकृति देते समय उनकी विवेकाधीन शक्ति अधिक होती है, या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय होती है? आसान सवाल था, तुलनात्मक रूप से उतना भी कठिन नहीं था। स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में वो विवेकाधीन शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 के तहत में ये वर्णित, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो उस समय राष्ट्रपति जी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा कथन राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में सही नहीं है? यह शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत में है, ये तो सही है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक वैध रहता है। अध्यादेश का प्रभाव अस्थायी कानून के समान ही होता है। धन विधेयक को अध्यादेश द्वारा पारित किया जा सकता है। धन विधेयक को कभी भी अध्यादेश के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 110 के तहत में इसकी बात की गई है। अध्यादेश को कभी भी धन विधेयक के लिए नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में निम्न से क्या आवश्यक है? दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, एक सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग के लिए दोनों सदनों से आपको 2/3 बहुमत से पारित करवाना होता है। पहले प्रस्ताव आपको पारित करवाना पड़ेगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी, उसके पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो पाती है। निम्न से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति को विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की अनुमति देता है?
तो सामान्य विधेयक पर सामान्य विधेयक को लौटा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक और आपातकालीन जैसे विधेयक या धन विधेयक को वो लौटा नहीं सकते हैं। सामान्य विधेयक जो होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा, उसको वो लौटा सकते हैं। धन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अगला सवाल है, और इमरजेंसी बिल जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वह नियुक्ति के 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से चुन करके आते थे। वह केवल सत्तारूढ़ दल का नेता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सदन जिसको चुन ले वह उस दल का नेता हो सकता है। उसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा, इसका सबसे सही संदर्भ में आंसर क्या होगा, वो होगा आंसर बी। वह नियुक्ति के 6 माह के भीतर भी संसद के सदस्य बन सकता है और उस प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अगर वो चाहे तो 6 माह के पश्चात, 6 माह के अंदर में किसी भी सदन का सदस्यता ले सकता है। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बना और वो वर्तमान न तो लोकसभा का है न राज्यसभा का है, तो 6 माह के भीतर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? 44 नंबर है, मंत्रिपरिषद का गठन और संसद का सत्र बुलाना, अध्यादेश जारी करना, क्षमादान प्रदान करना। मंत्रिपरिषद का गठन है, बाकी तीनों शक्तियां राष्ट्रपति जी से संबंधित हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच धन विधेयक पर असहमति होने पर क्या हो सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन कभी भी धन विधेयक या संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन और धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जा सकता है। निम्न से कौन सा विधेयक संयुक्त अधिवेशन के लिए पात्र नहीं है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इसका आंसर सी और डी दोनों ही हो जाएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक कभी भी ज्वाइंट सेशन के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। कृपया करके यहाँ पर सुधार लीजिएगा, मिसटाइप हुआ है ये। लोकसभा अध्यक्ष को निम्न में से कौन सी शक्ति दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दल बदल से तो वही संबंधित होता है, सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेना लोकसभा के स्पीकर का काम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनकी जो ये पावर है दल बदल विरोधी कानून के तहत में लोकसभा के मेंबर्स को बाहर करने का पावर, उनको हटाने का पावर, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इसका आसानी से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका जुडिशियल रिव्यू करती भी है। 47 का आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की विशेष शक्ति क्या है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति विशेष शक्ति होती है राज्यसभा की। राज्यसभा सभापति की भी विशेष शक्ति मानी जाती है। राज्यसभा की दरअसल विशेष शक्ति है ये, जिसमें आर्टिकल 249 के तहत में राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 249 के तहत में राज्यसभा राष्ट्रीय हित में 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकता है, जिसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्न से क्या आवश्यक है? तो प्रत्येक सदन में 2/3 उपस्थिति मतदाता सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। संविधान संशोधन उसी को माना जाता है जहां पर कम से कम 2/3 बहुमत से मतदान किया जाता है। साधारण जो बहुमत से मतदान किया जाता है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। सभी राज्यों की सहमति बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन भी होते हैं जिसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति, ये भी बिल्कुल ही गलत अवधारणा है, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया हुआ है। मूल ढांचा का सिद्धांत निम्न से क्या शामिल नहीं है? मूल ढांचे में क्या शामिल नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मूल ढांचे के सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये अपरिभाषित है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है, जैसे सेक्युलरिज्म, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसको संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। संविधान में कहीं पर भी मूल ढांचा का चर्चा नहीं है। संविधान में कहीं पर मूल ढांचा शब्द नहीं लिखा हुआ है। संविधान में किसी भी आर्टिकल में मूल ढांचा नहीं है। बस ये सुप्रीम कोर्ट का 1973 का केशवानंद भारती का फैसला है, जिसके तहत वो कई सारे चीज़ों को मूल ढांचे में शामिल करती रहती है। इसका संविधान में कहीं पर ही वर्णन है ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा था? इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आसान सवाल था ये। अगला आसान सवाल और एक और है कि निम्न से कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो 73rd संविधान संशोधन पंचायती राज से है। 103 किससे संबंधित है? ये कृपया आप मुझे बताएं अगर आपको याद हो तो।
लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है, तो मतों की समानता होने पर प्रयोग किया जाता है, मतों की समानता होने पर प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार हो सकती है? राज्य विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो गया हो, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गया हो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का व्यक्तिगत असहमति, केंद्र सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जब फेल हो जाती है वहाँ पर, तो मशीनरी फेल होने के पश्चात से मतलब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। और ये कैसे ज्ञात होता है? तो राज्यपाल महोदय अगर लिख करके दे देते हैं राष्ट्रपति को कि इस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, या राष्ट्रपति को किसी और भी माध्यम से मालूम होता है कि इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर लगाया जा सकता है क्या? तो राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति का उदाहरण क्या है? तो आर्टिकल 312 के तहत में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। आर्टिकल 312 और 249 ये दो राज्यसभा की विशेष शक्ति है, जिसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2022 में पूछा गया है सवाल। इसके बारे में 2022 में यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा गया है। 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से है। निम्न से कौन सा कथन संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में सही है? ज्वाइंट जो सेशन होता है, ये तो बहुत ही छोटा सवाल है, इसको तो काट ही देते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेशन में होता क्या क्या है? आर्टिकल 108 के तहत में राष्ट्रपति जी इसको बुला सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसी अवधारणा बनती है कि अवधारणा नहीं, एक ऐसी स्थिति बनती है कि राष्ट्रपति जी ने ज्वाइंट सेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसी बीच में लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो क्या ज्वाइंट सेशन होगा उसके बाद भी? बिल्कुल होगा, और वहाँ पर लोकसभा के जो पहले मेंबर थे वही भाग लेंगे उस ज्वाइंट सेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा ही लोकसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। अगर वो मतलब उपस्थित नहीं है तो फिर लोकसभा के उपसभापति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सवाल इरेलेवेंट था। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा संशोधन आपातकाल की शक्तियों को सीमित करता है? तो 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ सीमित किया गया, और इसी के द्वारा ये बताया गया कि भाई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जब तक नहीं होगा तब तक आपातकाल आंतरिक स्तर पर नहीं लगाया जाता है, आंतरिक कारणों से नहीं लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये MCQ वीडियो था जिसमें हमने वीडियो 4, 5 और 6 के MCQ कर लिए हैं। इस वीडियो से जब सवाल आएगा तो इसी से सवाल पूछे जाएंगे, आपके 90% सवाल इन्हीं से आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।